हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विमेन राइट्स। देखो स्पेशलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन के हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए। यूनिट थर्ड हम पढ़ रहे थे, इसमें ऑलरेडी हमने कई टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और यूनिट थर्ड का ही अगला हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारे पास विमेन राइट्स एंड चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, नंबर वन पहले आपको मैं ये बता दूं कि विमेन राइट्स, और जब हम विमेन राइट्स की बात करते हैं ये ऑलरेडी आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं इसको। फॉर एग्जांपल के लिए आपने जेंडर लॉ में पढ़ा होगा, जेंडर इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जेंडर लॉज के तहत इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस है लड़कियों के लिए, जो विमेन की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है और उनको डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड करता है। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, बट फिर भी ये अलग से मेंशन किया तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है जिन्होंने बात की भाई विमेन राइट्स। अब नाउ विमेन राइट की बात करने की क्या जरूरत है, बिकॉज हिस्टोरिकली आपने ये देखा कि जो विमेन हैं वो एक्सप्लॉइट रही हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस एक्सप्लॉइट रही हैं, विमेन भी आप देखेंगे एक्सप्लॉइट रही है दोस्तों। ठीक है जी, इवन कि फ्रांस 1798 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए लोगों को राइट्स दिए। और राइट्स का टाइटल ही क्या था, वो लिखा था डेक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, विमेन का जिक्र ही नहीं कहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे उसके बाद वहां पे विमेन जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं और विमेन को वोटिंग राइट भी नहीं मिला दोस्तों, वहां पे वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले। तो विमेन ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें भी तो वोटिंग राइट्स होने चाहिए, हम भी तो इंसान हैं। ठीक है, इवन कि ज्यादा ही काम करते हैं तुमसे। ठीक, तो लोगों ने आप देखेंगे विमेन ने खुद भी, और जो आपके जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट जो आपके लोग हैं, और उन्होंने विमेन के राइट्स की बात की। और आज देखेंगे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट काइंड के राइट्स आपको प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स में इसको आप देखने को मिलेंगे आपको। देन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जिक्र मिलेगा, जहां पे विमेन की पोजीशन को लेकर बड़ी जबरदस्त बातें जो है वो कही गई हैं, ध्यान दिए गए। इवन की 106th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई ना हमारे अभी पार्लियामेंट में, 106th अमेंडमेंट हुई, बोलिए ऑल द लेजिस्लेचर में 33% सीट रिजर्व्ड है विमेन के लिए। तो क्या है ये विमेन राइट तो है, विमेन राइट है। आइए समझते हैं विमेन राइट क्या है दोस्तों। विमेन राइट्स वो राइट्स हैं, आर द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, ठीक है जी, वो राइट्स दैट आर क्लेम्ड फॉर विमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड बोला, इंडिया में नहीं बोला दोस्तों। विमेन के लिए जो राइट्स की डिमांड की जाती है, जो क्लेम किए जाते हैं, जो एंटाइटल्समेंट के क्लेम किए जाते हैं कि भाई ये चीजें इनके पास होनी चाहिए, इन्हीं को विमेन राइट्स बोलते हैं। सिंपल, जैसे बोला था ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मतलब इंसान ह्यूमन है, तो बीइंग ह्यूमन इसके पास ये राइट्स होने चाहिए। तो ये भी बोला अगर ये विमेन है तो विमेन ये भी तो इंसान है। ठीक है, तो इसके साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। ठीक है, इसकी बॉडी पे इसका पूरा अधिकार है। ठीक है जी, तो आप देखेंगे ये सारी की सारी बातें विद टाइम सामने निकल के आज भी आप देखेंगे ऐसे कहीं ना कहीं आपको फेमिनिस्ट लोग दिखेंगे, कोई आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगी जो आए दिन विमेन की राइट्स की बात करती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये हो गया आपके विमेन राइट्स। They formed the basis for women right movement in 19th century and feminist movements during the 20th and 21st century। दोस्तों ये टाइम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, पहले एक बात अगर आप बात करें, अगर आप राइट्स की बात करें ना, तो विमेन राइट्स आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सदियों से विमेन के पास हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे तो विमेन की पोजीशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी दोस्तों। इवन की इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप पढ़ेंगे और वैदिक कल्चर को भी अगर आप पढ़ लें, वेद उठाएंगे, तो आप देखेंगे अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद में आपको ये मेंशंस देखने को मिलेगा कि विमेन की पोजीशन बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड थी, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता था। ठीक है, उसको गृहिणी, गृह स्वामिनी के नाम से बुलाया गया। गृह स्वामिनी मीन्स ओनर ऑफ द हाउस, ओनर ऑफ द होम। तो राइट्स तो उनके पास थे, बट विद टाइम ये राइट्स जो है वो डिटीरियोरेट होते गए दोस्तों, कम होते गए। ठीक, और देन जिसके लिए विमेन को थ्रू आउट द ग्लोब और कई रिफॉर्मर्स को लड़ना पड़ा दोस्तों, लड़ना पड़ा। ठीक है, चलो दोस्तों, इन सम कंट्रीज these rights are institutionalized or supported by the law, local custom, behavior, whereas in other they are ignored and suppressed। बोलते हैं किन्हीं किन्हीं कंट्रीज में ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया में हर तरीके का राइट जो है
ये विमेन को दिया गया दोस्तों, ठीक है। बट कई ऐसे मुल्क आपको दिखेंगे जो तानाशाह मुल्क है, डिक्टेटर है, जैसे चलो अभी इंडिया भी थोड़ा सा बनी रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप राइट्स की अगर आप बात करें तो ये राइट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसको फंडामेंटल राइट्स भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, अब बात करते हैं हाउ आर वुमेन राइट्स बीइंग वायलेटेड। भाई इन राइट्स के लिए क्यों लड़ा जा रहा है? बिकॉज ये वायलेशन हो रही है इनकी, कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल रहे। कहाँ कहाँ पे वायलेशन हो रही है? जैसे कि देखें, जेंडर इनइक्वालिटी। भाई जेंडर इनइक्वालिटी फॉर एग्जांपल के लिए इक्वल वर्क इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे दोस्तों, ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस आपको देखने को मिल जाएगी, सेक्सुअल वायलेंस एंड सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जहां पे काम करते हैं लड़के और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। कंसिडरिंग ये कि भाई लड़कियां कम काम कर रही हैं या उतनी केपेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल जो स्टीरियोटाइपिंग होगी ना, ठीक है, मे बी ये उससे ज़्यादा ही काम करती होगी, ठीक है, बट ऐसा माने जाना लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है और उनके अगेंस्ट बातें चलती है दोस्तों। अब कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, पहला फैक्ट है, हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड। कब? 8 मार्च को, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मार्च हर साल विमेन इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जाता है। आपको ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट कब मनाया जाता है? जैसे कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है ना 10 दिसंबर को हर साल, वैसे ही 8 मार्च को आपका विमेंस डे मनाया जाता है, वो भी इंटरनेशनल विमेंस डे। अगला सवाल ये है कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री है बताएं जिसने लेडीज को वोटिंग राइट्स दिए थे? दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहली कंट्री थी जिसने लेडीज को, ठीक है जी, फीमेल को वोटिंग राइट्स दिए थे, ठीक है जी। कब? 1893 में, जो कि बहुत बड़ी बात है, 1893 में दोस्तों, ठीक है जी। चलो अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। चलो जी, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी यूरोप से आपको देखेंगे कि ये डिमांड्स की बात जो है ये उठना स्टार्ट होगी दोस्तों, ठीक है। बिकॉज वहां पे रेनेसा आ चुका था, रेनेसा का मतलब रीबर्थ हो चुकी थी सोच की, ठीक है जी। रिवाइवल आ चुका था आइडियोलॉजीज में, ठीक है। वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहे थे, तो लोग जो थे अभी क्रिटिकल थिंकिंग सोचना शुरू हो गए थे, ठीक है जी। अब उनको ये बात का पता लग चुका था कि नहीं जी, विमेंस कहीं ना कहीं रिप्रेस हो रही हैं। बिकॉज 1789 में आप देखेंगे इस रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन का बड़ा योगदान था, बट उनको वो राइट्स नहीं दिए गए, ठीक है। तो एक किस्म की आप कह सकते हैं कि दौड़ लगी इन राइट्स के। देन यूनाइटेड नेशंस में आएंगे, यूनाइटेड नेशंस भी बात करेगा विमेन राइट्स का। उससे पहले की थोड़ी सी बात हम देख लेते हैं। आपको बस एक ही याद रखना है दोस्तों, फ्रांस। आपको बस एक ही याद रखना है, फ्रांस। चलो जी, इन 1791, ठीक है, फ्रेंच playwright and political activist Olympia de Gouges published Declaration of Right of Men, Declaration of Right of Women and of Citizen, which was model on the Declaration of Right of Men and Citizen दोस्तों। 1789 1791 देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। 1789 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मोनार्की थी ना, वहां पे मोनार्की यानी कि राजा की जो गवर्नमेंट थी उसको हरा दिया गया था, उसको हटा दिया गया था, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बिठाई गई थी दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है जी। और इन्होंने एक चार्टर भी बनाया था जिसको बोलते थे, ठीक है जी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। तो जब वहां पे लड़कियों का नाम नहीं ना आया और लड़कियों के राइट्स वहां पे नहीं मिले थे, तो आप देखेंगे कुछ विमेन एक्टिविस्ट थी, ठीक है जी, इन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया और एक अलग चार्टर बनाया, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ सिटीजन्स। यानी कि उसी बेस पे इन्होंने बोला कि ये, और उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली, जैसे ये बोला एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, जिसपे लड़का भी है लड़की भी है, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे देखने को मिल गई थी। आपको ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये नाम याद रख लेना आप, ओलंपी डी गॉर्जस। डी गॉर्जस तो ये आप रख सकते हो, ओलंपिया डी गॉर्जस भी इनको बोलते हैं। इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स लिखा दोस्तों, कहाँ पे? फ्रेंच में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ मॉडर्न मूवमेंट्स की अगर आप बात करें, कुछ मॉडर्न मूवमेंट्स की बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पे बोलता है बाय द 1960 द मूवमेंट्स वर कॉल्ड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब है जो फीमेल राइट्स की बात करते हैं उसको हम फेमिनिज्म बोलते हैं।
और जो बंदे कर रहे हैं बातें उनको फेमिनिस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। और विमेन लिबरेशन, विमेन को आज़ादी देने की बात। रिफॉर्मर्स वांटेड द सेम पे एज मेन, इक्वल राइट इन लॉ, फ्रीडम टू प्लान देयर फैमिलीज, नॉट टू हैव चिल्ड्रन एट ऑल, देयर एफर्ट्स वर मेट विद मिक्स्ड रिजल्ट। विद टाइम आपको कई रिजल्ट्स इन एफर्ट्स के देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है जी। चलो ठीक, अब ये तो बाद की बात है, इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ दें। ये देखो मेरी बात सुनो, कई आप में से लोग बोलते हो सर लिख के पढ़ाएं, लिख के तो पढ़ाऊं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख दूंगा। ये सारे की सारी बातें आपको याद नहीं रखनी है, ये तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिखी है मैंने, समझ रहे हैं आप मेरी बात। पॉइंट जो आपको एक दो इंपॉर्टेंट है वही याद करना है, समझे। चलो जी, अब दोस्तों पहली बार एक काउंसिल बनाएगी, ठीक है, पहली बार एक काउंसिल बनाएगी जो विमेन राइट्स की बात कर रही थी। अभी तक यूनाइटेड नेशंस बना नहीं था दोस्तों। देखो यूनाइटेड नेशंस आपका कब बनेगा, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, सेकंड 1945। तो उससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ICW, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। इट वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, टू वर्क अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज फॉर कॉमन कॉज ऑफ एडवोकेटिंग ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन। विमेन राइट्स की बात इन्होंने की दोस्तों, किसने, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वुमेन। इन मार्च अप्रैल 1888 विमेन लीडर्स केम टुगेदर, कहाँ पे, वॉशिंगटन DC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछेगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है जी। जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 80 स्पीकर्स, 49 डेलीगेट्स, रिप्रेजेंट कर रहे थे 53 विमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 9 कंट्रीज। अब समझे दोस्तों, सिर्फ 9 कंट्रियाज ही यहाँ पे सामने आई, पूरी की पूरी दुनिया सामने नहीं आई। दुनिया सामने आएगी आपका यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद। अभी यहाँ पे 9 कंट्रीज के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव मिले वॉशिंगटन DC में, ठीक है जी। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से ये आए लोग, इन्होंने बोला जी विमेन राइट्स जैसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें ये कौन सी काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। अगर ये आप कंट्रीज देख लें तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इंडिया भी इसमें शामिल था। इंग्लैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस एंड नॉर्वे। दोस्तों ये कब की बात है, बट ये आज़ादी के पहले की बात है, 1888 की भी बात आप याद रख लेना, ठीक है। चलो दोस्तों अब देखेंगे, विमेन फ्रॉम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, आर्ट ग्रुप्स एंड बेनेवलेंट सोसाइटीज पार्टिसिपेट, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। चलो दोस्तों, नेशनल काउंसिल्स आर एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, दस मेक देमसेल्फ हर्ड एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। अब नेशनल काउंसिल्स बोल रहा है, हर देश में कुछ कुछ काउंसिल्स हैं जो विमेन राइट्स की बात करती हैं। हम भी देखेंगे यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। अब देखेंगे उन्होंने पार्टिसिपेट किया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इस बॉडी ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, वर्कड विद लीग ऑफ नेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लीग ऑफ नेशन ड्यूरिंग द 1920 एंड द यूनाइटेड नेशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर। दोस्तों देखो यूनाइटेड नेशंस का तो आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, लेकिन यूनाइटेड नेशन से पहले ही एक ऐसी बॉडी थी जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। देखो दोस्तों, जब आपकी वर्ल्ड वॉर 1 हुई ना, वेट, देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई ना 1914 से 1918, तो दुनिया ना हक्की बक्की रह गई, हक्की बक्की। भाई इतना बड़ा वॉर हो गया, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, मिलियंस में लोगों की जान चलेगी। तो इन्होंने बोला यार एक ऐसी बॉडी बनाई जो ऐसा फर्दर वॉर होने से रोके। तो दोस्तों मुल्क सामने आए, इन्होंने बनाया लीग ऑफ नेशंस। क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन। बट फिर हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 फिर भी होगी लीग ऑफ नेशंस के बनने के बाद। वो कब हुई, 1939-45 तक। इसके बाद में दोस्तों लीग ऑफ नेशन को खत्म करके बनाएगा यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो वही बोल रहा है जो ICW है, इसने इनके साथ भी मिलके काम किया, इनके साथ भी मिलके काम किया। दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये समझेंगे। टुडे ICW होल्ड कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोस्तों ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का ही एक
विंग है, एक बॉडी है, जिसे आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो उनके साथ मिलकर ये काम करती है। काम क्या करती है? उनको एडवाइस करती है, भाई ये राइट्स पे बात करनी है दोस्तों, ये इनका काम है। कंसल्टेटिव स्टेटस है दोस्तों, कंसल्ट करती है उनके साथ। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट, आपको हेडक्वार्टर पूछ लेगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप बोलेंगे पेरिस में, फ्रांस में। याद रखेंगे, पेरिस फ्रांस में दोस्तों, ठीक है, कैपिटल है। अब अगर आप इनकी मीटिंग्स की बात करें, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन जो है दोस्तों, ये हर 3 साल में एक बार मीटिंग करते हैं। हर 3 साल में एक बार मीटिंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, ठीक है। मैं ये आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस बनने से पहले एक बहुत बड़ी, ये एक इंपॉर्टेंट काउंसिल आपको याद रखनी है। यूनाइटेड नेशंस से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखो। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ओलंपस डी गॉर्जियस, एक ये। उसके बाद में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन 1888, ठीक है जी। 9 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वॉशिंगटन डीसी में ये मिले। इन्होंने बोला जी ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, और इन्होंने लीग ऑफ नेशन के साथ भी काम किया, आज यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम करता है। पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है। हर 3 साल में मीटिंग होती है, कोई मसले की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। नाउ 1945 में आपको पता है यूनाइटेड नेशंस बन गए। यूनाइटेड नेशंस बन गए दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक बॉडी बनाई दोस्तों, एक बॉडी बनाई जिसको बोलते हैं कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसको बोलेंगे आप CSW, Commission on the Status of Women, CSW. In 1946 the United Nations established a commission. इन्होंने एक कमीशन बनाई ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है जी। अब ये देखो क्या है, क्या कमीशन है ये? द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इज द प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दोस्तों। इंटर गवर्नमेंटल मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट्स इसके पार्ट होंगे, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स होंगे इसके पार्ट होंगे दोस्तों, ठीक है। एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, किस में डेडिकेटेड है, किस चीज के लिए काम करेंगे? जेंडर इक्वालिटी के लिए, एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अ फंक्शनल कमीशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल रेजोल्यूशन इन जून 46। सिंपल है दोस्तों, ठीक है। चलो ये भी इनका काम यही है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों। नाउ आपको पता है, फिर आ जाते हैं 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स हमने पढ़े, 30 आर्टिकल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं दोस्तों। अब ह्यूमन राइट्स में ये तो नहीं कहीं बोला ना कि लड़कों का राइट्स है, ह्यूमन बोला। तो ह्यूमन में इंक्लूडिंग दोस्तों कौन थी? विमेन भी तो थी, इवन की ट्रांसजेंडर भी थी। बोले इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स everyone is equal, everyone is born free, there shall be no discrimination against anyone, ठीक है। तो यहां पे ये बोलता है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड इन 1948 एनश्राइन्स, ये कंटेन करता है, इसमें क्या चीजें मिलेंगी? इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन एंड एड्रेस्ड बोथ इक्वालिटी एंड इक्विटी इश्यूज, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सिंपल। चलो दोस्तों आगे, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको एक बॉडी पढ़नी है वो है कॉन्वेंशन, कॉन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी ये कॉन्वेंशन यही है, ठीक है। 79 में आप देखेंगे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दोस्तों ये भी एक विंग है उसका, ये भी एक विंग है, ठीक है। जनरल असेंबली adopted the convention on the elimination of all form of discrimination against women, ठीक है दोस्तों। इन्होंने बोला जितने भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन विमेन के अगेंस्ट होती हैं उसको एलिमिनेट करने पे एक मीटिंग बुलाई है, कॉन्वेंशन बिठाई है। फॉर द लीगल इम्प्लीमेंटेशन, क्यों लीगल इम्प्लीमेंटेशन? लीगल मतलब डॉक्यूमेंट तौर पे लॉ बनाया जाए पक्का, ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब ये लॉ बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल, यहां पर लिख देते हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर
वुमेन। ठीक है, इसका नाम रखा दोस्तों, और इसको 1981 में इंप्लीमेंट करवाया। कन्वेंशन कब बिठाई? 79 में। कन्वेंशन कब बिठाई? 79 में दोस्तों। और ये कन्वेंशन से जो लॉ बनाया उसको इंप्लीमेंट कब करा दिया दोस्तों? 81 में करा दिया दोस्तों। द डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस 1993। अब यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। पहले जनरल असेंबली ने किया था, यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट करके चलो जी अपने सारे कागजों में इसको डाल दिया। नाउ ये एक लीगल बना दिया गया। इसने क्या बोला? इट डिफाइंस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड ऑफ वायलेंस दैट रिजल्ट और इज लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्सुअल, psychological harm, suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life। हर चीज़ को इन्होंने बैन किया। ठीक है जी, जो भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती थी ये हमने देख लिया, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेसोल्यूशन 1999 में क्या हुआ? जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 25 नवंबर as the International Day for the Elimination of Violence Against Women। दोस्तों याद रखना 25 नवंबर क्या होता है? क्या होता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो आप बोल सकते हैं एंटी वायलेंस, कहीं ना कहीं आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, एंटी वायलेंस डे बोल सकते हो। किनके अगेंस्ट में? विमेन के अगेंस्ट में, वायलेंस के अगेंस्ट। ये बात हम इसमें करते हैं दोस्तों। ये कुछ बैकग्राउंड थी जब हम दुनिया की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। बट इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा खुद का मुल्क। ठीक है, चलो बात करेंगे विमेन राइट्स इन इंडिया की। विमेन राइट्स इन इंडिया की दोस्तों। ठीक है, अब पूरी की पूरी दुनिया में ये सारी बातें चल रही थी, विमेन राइट्स की बात चल रही थी। अब इंडिया में भी भाई ये बात चलने स्टार्ट होगी कि भाई विमेन राइट्स होने चाहिए, लड़कियों के लिए स्पेशल राइट्स, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए। तो पहली जो चीज़ बनाएगी दोस्तों, एक बनाएगी कमेटी। कमेटी किस पे? ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। इस कमेटी का काम क्या था कि आप विमेन का स्टेटस चेक करें, इंडिया में क्या है, कितनी ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और क्या क्या चीज़ें उनके लिए हमें करनी चाहिए दोस्तों। ये कमेटी बनाएंगी दोस्तों। द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया CSWI वॉज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर इन 1971। ये अभी कमेटी बनाई दोस्तों, कमेटी बनाई ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कमेटी बनी। ठीक है भाई, इस कमेटी का मेन काम क्या था? स्टडी द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, दो काम हो गए। चलो जी, इट वॉज एस्टेब्लिश इन रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस फॉर अ स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट फॉर इंटरनेशनल वुमेन ईयर 1975। अब बात समझना, बोल रहा है ये कमेटी क्यों बिठाई गई थी? बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ने कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट की थी पूरी दुनिया को कि आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, आप एक ऐसी कमेटी बनाएं। और कब की थी? 1975 में दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है जी, चलो दोस्तों अब ये हो गया। अब इसके चलते अब यहाँ पे भी एक कमेटी बनाई जानी थी। द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया रेकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। समझना ध्यान से, इस कमेटी, डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट आप छोड़ दें, कोई डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपको पता है कमेटी बनाई, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, अब इस कमेटी ने ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को एनालाइज किया कि वुमेन की पोजीशन क्या है। इन्होंने बोला एक कमीशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कमीशन होनी चाहिए। ठीक है, कमीशन कौन सी होनी चाहिए? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आपने देखा ह्यूमन राइट्स कमीशन भी थी इंडिया में। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, टू फुलफिल द सर्विलेंस फंक्शन टू फैसिलिटेट रेडेसल ऑफ ग्रीवियंसेस एंड टू एक्सेलरेट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। सिंपल से डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो और वुमेन की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। किसने बोला? कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इन्होंने बोला एक कमीशन बनाई जाए, इन्होंने बोला एक कमीशन बनाई जाए। और दोस्तों कमीशन जब भी बनानी है तो उसके लिए बिल पेश करना पड़ेगा, बिल पेश करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, इन्होंने बिल पेश किया और बिल को एक्ट बना दिया। बिल को एक्ट बना दिया कब? 1990।
1990। नाउ लॉ ये बन गया कि हाँ भाई यहाँ पे कमीशन सेटअप होगी, कमीशन सेटअप होगी दोस्तों। कमेटी ने बोला जी कमीशन बनानी चाहिए, सरकार ने बिल पास करके इसको एक्ट बना दिया कि हाँ भाई कमीशन बनाई जाएगी। नाउ दोस्तों बनेगी कमीशन। कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 31 जनवरी 1992। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया कब एस्टेब्लिश हुई? 1992, 1992, ठीक है। चलो दोस्तों, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड इन 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, यही एक्ट, इस एक्ट के तहत इसको बनाया गया दोस्तों। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये कि जब हमने इसको लॉ बना के लेके आए, ओरिजिनल फीचर नहीं है वो। जनरली कंसर्न विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल द पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। इसका काम क्या है? एडवाइजिंग। एडवाइजिंग किसको एडवाइस करेगी? गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का काम क्या है दोस्तों? एडवाइस करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना। भाई हर वो काम, हर वो चीज़ जो वुमेन की पोजीशन को अफेक्ट कर रही है उस पर एडवाइस करना, ठीक है जी। चलो दोस्तों, अब इस कमीशन का जो फर्स्ट हेड थे, ठीक है, उनका नाम था जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। और अभी की प्रेजेंट हेड जो आपको देखने को मिलती हैं वो है रेखा शर्मा, इज द करंट चेयरपर्सन। हेड मतलब चेयरपर्सन दोस्तों, याद रखेंगे। इंडिया में हमने कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, दोबारा देखें। इंडिया में हमने क्या पढ़ा? हमने बोला जी एक कमेटी बनाएगी, कमेटी बनाएगी, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि एक कमीशन बनाई जाए, एक कमीशन बनाई जाए। तो दोस्तों कमीशन बनाने के लिए इन्होंने एक बिल को पास कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बिल। बिल वो एक्ट बन गया 1990 में, ठीक है, 1990 में। देन 2 साल के बाद में इस कमीशन को बना दिया गया। टाइम लगता है ना हर चीज़ में। 2 साल के बाद इस कमीशन को बना दिया गया। पहली चेयरपर्सन जयंती पटनायक, करंट चेयरपर्सन रेखा शर्मा दोस्तों। ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया। मेरा थोड़ा गला खराब है यार, आगे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दोस्तों, अब ये तो हो गया कमीशन, ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे बहुत न्यूमरस फीचर्स हैं जो बात करते हैं विमेन राइट्स की। पहला है फंडामेंटल राइट्स, दूसरे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरी लोगों की है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है जी। चलो देखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 15 का आर्टिकल सब क्लॉज 3, आर्टिकल 16, ठीक है, और 39 ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 39B भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 39C भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुल मिला के 39 ही आप याद कर लो, एंड 42, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी में भी आपने ये आर्टिकल सारे पढ़े, और नहीं भी पढ़े आप छोड़े, आपने तो टॉपिक पढ़ना ही है ना पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे भी आपने अभी तक मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी। चलो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन। सिर्फ वुमेन की नहीं बात करता, वो सीधा बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, equal protection of law, everyone is equal in the eyes of law, there shall be no discrimination, ठीक है जी। द स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन। पहला बोलता है एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, दूसरा बोलता है स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, उसमें विमेन भी मेंशन किया गया है, सेक्स भी मेंशन किया गया दोस्तों, ठीक है। इवन की सब क्लॉज 3 में तो ये बोला गया है कि स्टेट अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस भी बना सकती है, किसके लिए? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, ये याद रखना आपको, ठीक है जी। चलो जी, आर्टिकल 16, देखो मैं यहाँ पे आपको याद नहीं है करा पाऊंगा, पॉलिटी में आपको जरूर याद कराऊंगा, पॉलिटी में एकदम से बढ़िया आपको याद ही, जिन्होंने पॉलिटी पढ़े उनको वैसे ही ये याद होंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, आर्टिकल 16 बोलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की मैटर्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की मैटर्स में इक्वालिटी। इक्वालिटी भाई कोई भी नौकरी है वो लड़का करे या लड़की करे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरिट में होगा वही नौकरी उसकी लगेगी दोस्तों, ठीक है। मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, आर्टिकल 16, ये है फंडामेंटल राइट्स के दोस्तों। नाउ अगर आप देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल से अगर आप कुछ उठाएं
ठीक है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 39 क्या बोलता है, द स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी, जब स्टेट अपनी पॉलिसी बनाए यानी कि लॉ बनाए, टूवर्ड्स सिक्योरिंग फॉर मेन एंड वुमेन इक्वली द राइट टू एन एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 बोलता है लेबर अगर वो सेम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो भाई इक्वल ही पैसे मिलने चाहिए, वेजेस इक्वल ही मिलनी चाहिए इक्वल काम के लिए, बिकॉज नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे। To promote justice on the basis of equal opportunity, provide free legal aid with suitable legislation or scheme in any other way to ensure that opportunity for securing justice are not denied to any citizen by the reason of economic and other disability। छोड़ दें, इसके आपका काम का है नहीं दोस्तों। ठीक है, आगे आर्टिकल 42 क्या बोलता है, मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, और आपके ज़्यादा काम का है मैटरनिटी रिलीफ। आप देखेंगे 26 वीक्स 26 वीक्स की लीव, पेड लीव मिलती है दोस्तों, पेड लीव। ठीक है, पेड लीव का मतलब इसको छुट्टी भी मिलेगी और उसके पैसे भी मिलने हैं मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट्स के अंडर। और ये कौन बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है कि ऐसे काम हो, और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा काम किए हुए हैं, ऐसे लॉ लाए हुए हैं, अभी देखेंगे हम आगे। ठीक है, चलो दोस्तों, आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या बोलता है, देखें, स्टेट टू प्रमोट स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, प्रोटेक्ट देम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे जब वर्ड मेंशन करता है ना वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन में विमेन भी आएगी दोस्तों, विमेन भी आएगी। ठीक है, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड लोग तो आएंगे, विमेन भी वीकर सेक्शन में आती है अंडर आर्टिकल 46 दोस्तों। ठीक है, अगला 47 में भी बोला है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इट्स पीपल। ठीक है, जिसमें मेनली विमेन और अगेन चिल्ड्रन की बात है दोस्तों। जब आप आंगनवाड़ी वर्कर बनेंगे तो उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन का, आपके साइंस में भी दिया हुआ है, न्यूट्रिशन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इंडिया में न्यूट्रिशन की कमी है दोस्तों। ठीक, ये थे कुछ, आप दो ही याद कर लें, 39 और 42 याद कर लें। ठीक है, 39 और 42 आप याद करें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट्स। ठीक है, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A अगर आप देखेंगे, एक ही आर्टिकल है जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ में डील करता है दोस्तों। उसमें एक हमारी ड्यूटी है, अगर आप देखेंगे 5वें नंबर पे ड्यूटी जो ई है, वो क्या बोलता है, बाकी छोड़ दें, बोलता है टू रनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। हर वो प्रैक्टिस जो विमेन की पोजीशन, विमेन की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी है, अच्छी नहीं है, उनकी पोजीशन को कम कर रहा है, उनकी डिग्निटी को कम कर रहा है, बीइंग इंडिया के सिटीजन हमें वो सब चीज़ों को रिनाउंस करना है। तो ये सारे के सारे फीचर किसकी बात कर रहे हैं, विमेन राइट्स की तो बात कर रहे हैं, विमेन राइट्स की तो बात करते हैं। ठीक है जी, इवन अगर आप देखें 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या होता है दोस्तों, पंचायत। पंचायत में अभी तक 1/3 सीट्स जो थी, 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व थी, और म्यूनसिपैलिटीज भी। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जब गांव में होती है तो वो पंचायत होती है, लोकल गवर्नमेंट सिटी में होती है तो वो म्यूनसिपैलिटी होती है। पंचायत में भी 33% सीट्स रिजर्व्ड वुमेन के लिए थी, और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व थी। अभी तो 106 अमेंडमेंट होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यानी कि पार्लियामेंट में भी होगी, और स्टेट यानी कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हो गई है दोस्तों। ठीक है, लिखा है नॉट लेस देन 1/3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन एवरी पंचायत इज रिजर्व्ड फॉर विमेन दोस्तों। आर्टिकल 243D बोलता है, आर्टिकल 243D। ठीक है जी, और यहीं पे आप देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए भी बोलता है, लोकल बॉडीज़ में, दोनों में, पंचायत में भी और म्यूनसिपैलिटी में भी दोस्तों। ठीक है, ये फीचर थे हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में लिखे गए।
अब आप देखेंगे लीगल भी प्रोविजंस बड़े सारे हैं। लीगल मतलब लॉ बेस्ड, लॉ मतलब यहाँ पे जुडिशरी की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे डिफरेंट लॉज ऐसे पास किए गए हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम, जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में बात करते हैं और उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं। चलो जी, द क्राइम्स आइडेंटिफाइड अंडर द इंडियन पीनल कोड आईपीसी। इंडियन पीनल कोड मतलब, पीनल कोड का मतलब हो गया जी क्राइम, अगर कोई क्राइम करेगा तो उसकी जो सजाएं हैं वो इंडियन पीनल कोड में लिखी गई हैं, कोई भी क्राइम हो दोस्तों, ठीक है, कोई भी क्राइम हो, जैसे कि रेप अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, 376 बोल देते हैं सीधा ही हम इसको। होमिसाइड फॉर डाउरी, डाउरी डेथ्स एंड देयर अटेम्प्ट्स, इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 302 304 बी ऑफ आईपीसी, ठीक है जी, कि अगर किसी से डाउरी के उसको परेशान किया जा रहा है या उसकी डेथ हो जाएगी किसी की वजह से, तो उसके में क्या उसको सज़ा मिलेगी, वो टॉर्चर बोथ मेंटल एंड फिजिकल, ये भी इंडियन पीनल कोड 498A के अंडर आता है। मोलेस्टेशन, ठीक है जी, आप देखेंगे छेड़खानी और सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 509 आईपीसी के तहत दोस्तों। द क्राइम्स आइडेंटिफाई अंडर स्पेशल लॉस, कुछ और लॉस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलो जी, सम एक्ट्स हैव स्पेशल प्रोविजन टू सेफगार्ड वुमेन एंड देयर इंटरेस्ट, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब ये है दोस्तों, आपको कोई रिचुअल्स, कोई रीति रिवाज करने की ज़रूरत नहीं होती, कोर्ट में जाके आप रजिस्ट्रेशन करा के लड़की और लड़का चाहे अपनी मनपसंद के बंदे के साथ शादी कर सकते हैं अंडर स्पेशल मैरिज। दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी आप देखेंगे डिफरेंट सेफगार्ड्स वुमेन को दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मान लो इसकी शादी होगी, उसके पति ने इसको छोड़ दिया, तलाक हो गया, तो आप देखेंगे इससे एलिमनी तो इसको मिलेगी ना, खर्चा जो है इसका, ठीक है, एक्सपेंडिचर, जो अभी इसके साथ शादी होगी, इसका बच्चा भी है, तो आप देखेंगे इसका पति जो है इसको जिंदगी भर कुछ पैसे देगा, वो कोर्ट ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं, ठीक है, वो भी वुमेन के राइट की तो बात करता है, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 विद अमेंडमेंट 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब ये है लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, फॉर एग्जांपल मेरा दादा कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, ठीक है जी, अब मेरी बहन, फॉर एग्जांपल अपनी बहन को नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं, अब एंसेस्टर्स की है तो दोनों में बंटनी चाहिए, तो मेरी बहन मेरे ऊपर केस लगा सकती है अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है जी। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इमोरल ट्रैफिक का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग विमेन, चिल्ड्रन, बच्चों को और विमेन को बेच देना चीज़ों की जैसा, वो भी बैन है हमारे मुल्क में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 26 वीक्स की आपको पेड लीव मिलती है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रेम्यूनरेशन क्या बोलता है, इक्वल वर्क, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सॉरी इक्वल वर्क एंड इक्वल वेजेस, जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोस्तों। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इसके बाद में स्पेशल इनिशिएटिव जो हमने पहले भी देखे, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बाय द पार्लियामेंट एंश्योर्स, ये कब फीचर डाला गया, 73rd अमेंडमेंट पे, ठीक है जी। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स फॉर वुमेन इलेक्टेड ऑफिसेस इन लोकल बॉडीज, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, वो लड़कियां होंगी। और सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर जो है 106th अमेंडमेंट, बोला 33% सीट्स होंगी ऑल दी लेजिस्लेचर्स, ऑल दी लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर होता है दोस्तों एक आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 33% लड़कियां ही होंगी। दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पे भी 33% सीट्स होंगी। और तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपका होता है लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे तो पहले ही है,
यहाँ पे तो पहले ही है। तो ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये विमेन राइट्स की बात करते हैं, विमेन की पोजीशन को अपहोल्ड करने की बात करते हैं, एनहांस करने की बात करते हैं। और ये हमने देख लिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड राइट्स, वो कंपैरेटिवली कम ही होगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स भी है दोस्तों, एक दो बार इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप बोलो नहीं कॉन्सेप्ट, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपको बता दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये सारे के एक्ट्स, ठीक है, थोड़े बहुत आप इसको देख सकते हैं। चलो जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।